हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। यथा यज्ञेन चक्रेण न रथस्थ गति भरवेत एवं पुरुषकारेण विना देवम न सिद्ध्यति। जैसे रथ एक पहिए के साथ नहीं चल सकता, उसी तरह कड़ी मेहनत के बिना भाग्यफल नहीं देता है। या तो आपको चीज़ें विरासत में मिली हो या फिर आपका लक बहुत तेज हो। अगर ये दोनों ही नहीं है आपके पास तो लास्ट ऑप्शन आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने हार्ड वर्क से उस चीज़ को अर्जित करेंगे। ये लाइफ बहुत मुश्किल से मिली है फ्रेंड्स। तो चाहे कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, आपको उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना है और अपनी किस्मत लिखनी है। देखिए फ्रेंड्स, प्लेनेट आप पर इफ़ेक्ट्स डालते हैं, वो खुद आकर कुछ नहीं करते हैं। तो ये आपको समझना है कि आपकी कुंडली में ड्रॉबैक्स क्या है और उसको आप ओवरकम करके आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो आइए, ओके फ्रेंड्स, आज एक हम जातक की कुंडली मेरे पास आई है, उनके कुछ क्वेश्चंस है शादी, काम धंधा, स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो आज यहाँ हम लाइव कुंडली विश्लेषण करेंगे, उनके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई देंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा फ्रेंड्स, अगर सारे पॉइंट्स को हमको कवर करना है तो डीपली एक्सप्लेन करना है तो टाइम देना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस जातक की डेट ऑफ बर्थ, ओके आपको विजिबल है। इस जातक की डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1994, 3:52 दोपहर में ललितपुर में इनका जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष की एकम थी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो सूर्य का नक्षत्र है, चांदी का पाया है, क्षत्रिय वर्ण है, मानव गण है, सिंह राशि है इनकी, क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है, 5 नंबर की राशि में बैठा है, तो इनकी राशि क्या हो गई, सिंह राशि है इनकी। और मकर लग्न है और स्वामी उसका है मकर लग्न, मतलब 10 नंबर लिखा है यहाँ पे, मतलब ये मकर लग्न है। 10 नंबर की राशि मकर होती है और मकर का स्वामी कौन होता है, शनि होता है। ठीक है, अब ये इनका 10 नंबर से लेकर ये पहला हाउस है, ये सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे करके ये पूरे 12 हमारे हाउसेस होते हैं कुंडली में। और ये मकर राशि से स्टार्ट है, तो 10 नंबर, 11 नंबर, 12 टोटल राशियाँ होती है, फिर 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसे करके पूरी राशियों को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। और इनमें जिन जिन राशियों में इनके जन्म के टाइम पर जो भी ग्रह थे वो मैंने प्लेस कर दिए। शनि कुंभ राशि में था, केतु मेष राशि में था, मंगल मिथुन राशि में था, सूर्य जो है वो सिंह राशि में था, चंद्रमा भी सिंह राशि में था, बुध कन्या राशि में था, शुक्र, गुरु और राहु ये तीनों तुला राशि में प्लेस थे। और इन सभी ग्रहों की जितनी डिग्रियां थी वो सारी डिग्रियां यहाँ पर मैंने लिख दी है। लग्न की भी डिग्री को काउंट करते हैं। लग्न 3 डिग्री का था, मंगल 19 डिग्री का, शुक्र 5 डिग्री 7 मिनट 51 सेकेंड का, ऐसे करके सारे ही ग्रहों की मैंने यहाँ पर डिग्रियाँ लिख दी है। और जितने भी ग्रह है वो कौन कौन से नक्षत्र में थे वो बता दिए। लग्न जो था उस समय उत्तराषाढ़ा के 3रे चरण में था और उस उत्तराषाढ़ा का स्वामी कौन है, सूर्य है। ठीक है, मंगल जो है वो आद्रा नक्षत्र के 4थे चरण में था, तो ये इसका स्वामी कौन है, राहु। शुक्र जो है वो चित्रा के 4थे चरण में था, उसका स्वामी मंगल। ऐसे ही मैंने सारे ग्रहों के यहाँ पर नक्षत्र लिख दिए हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में था और उसका स्वामी क्या था। ठीक है, अब हर कुंडली के लिए फ्रेंड्स अलग अलग योग कारक ग्रह होते हैं, अलग अलग मारक ग्रह होते हैं, और हर कुंडली के लिए उसके समग्रह भी अलग अलग होते हैं। अब ये अपनी मकर लग्न की कुंडली है, तो मकर लग्न की कुंडली के लिए यहाँ पर योग कारक ग्रह कौन कौन से होंगे, त्रिकोण के स्वामी योग कारक ग्रह होते हैं। इस हाउस का मालिक, इस हाउस का मालिक और इस हाउस का मालिक। तो यहाँ पे 10 नंबर मतलब मकर राशि, इसका स्वामी कौन बनता है, शनि। तो एक योग कारक, और ये लग्नेश है यहाँ पे, तो शनि यहाँ पे योग कारक ग्रह बन गया। 2 नंबर की राशि मतलब वृषभ राशि, इसका स्वामी कौन बना, शुक्र। तो यहाँ पे शुक्र भी क्या हो गया, आपका योग कारक ग्रह हो गया। फिर यहाँ पर 6 नंबर की राशि लिखिए। 6 नंबर की राशि मतलब क्या होता है, बुध। तो यहाँ पे बुध भी क्या हो गया, एक योग कारक ग्रह बन गया। अब हम आगे जाते हैं, मारक ग्रह इस कुंडली के लिए कौन कौन से होंगे, गुरु, चंद्र और सूर्य। क्यों होंगे, 6, 8, 12 के स्वामी मारक ग्रह होते हैं हर कुंडली के लिए। अब यहाँ पर चूंकि 6 नंबर में यहाँ पे 3 मिथुन राशि लिखी है, लेकिन यहाँ पर बुध जो है वो नवमेश है ना, तो यहाँ पर ये मारक नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अष्टमेश, यहाँ पर कौन बन रहा है, सूर्य बन रहा है ना, सिंह राशि मतलब सूर्य की राशि। तो ये क्या हो गई, ये आपका यहाँ पर
मारक ग्रह में आ गया, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा इस हाउस का मौलिक हमेशा मारक ग्रह में आता है, तो ये भी मारक ग्रह आ गया। और 12th हाउस का लॉर्ड, 12th में यहाँ पे क्या लिखा है 9 नंबर, मतलब धनु राशि, गुरु बनता है, तो गुरु भी क्या हो गया मारक ग्रह में आ गया। समग्रह यहाँ पे क्या है मंगल है, क्योंकि मंगल को यहाँ पे 2 हाउसेस मिले हैं, 1 नंबर यहाँ पे 4th हाउस मिला है और 8 नंबर ये यहाँ पर 11th हाउस मिला लाभ का घर। और ये 1 नंबर मतलब ये जो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है ये कौन सा घर है हमारा सुख भाव है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट हाउसेस को मिले हैं, तो ये समग्रह की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। अब कुंडली में हम इनका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इनकी कुंडली में इनका ये है कि मतलब इनकी एज अभी 29 ईयर्स की है और मैरिज इनकी डिले हो गई है, तो अभी तक नहीं हुई है, तो उसका रीज़न समझते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, मैरिज से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको 7th हाउस आप उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो कुंडली का 7th हाउस कौन सा होता है, ये वाला होता है। आप सभी की कुंडली में 7th हाउस यही वाला होगा, चाहे यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो। अब इनकी कुंडली में यहाँ पे 7th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर मतलब कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी कौन बनता है, चंद्रमा बनता है, और ये हाउस 7th है, तो हम 7th हाउस को एनालिसिस करेंगे और 7th हाउस का लॉर्ड मतलब चंद्रमा उसको एनालिसिस करेंगे। तो 7th हाउस यहाँ पर आप देखो कैसा है, 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है, चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के पास में है और अष्टम हाउस मतलब 8th हाउस में है ना। अब 8th हाउस में चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है, और उसके बाद ये सूर्य के साथ है। देखिए सबसे पहली चीज़ को समझिए, जो सूर्य है उसकी डिग्री यहाँ पर कितनी है 19 डिग्री 49 मिनट और 29 सेकंड का बैठा हुआ है। चंद्रमा कितनी डिग्री पे बैठा है 28 डिग्री 37 मिनट 49 सेकंड का बैठा हुआ है। अब सूर्य और चंद्रमा इन दोनों में कितनी डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 9 डिग्री का डिफरेंस है। तो अगर सूर्य और चंद्रमा में 12 डिग्री का डिफरेंस होता है तब तक वो अस्त ही कहलाता है ना। 12 डिग्री से अगर ऊपर होता है 13 डिग्री का डिफरेंस होगा तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तब वो अस्त नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो गया, अस्त हो गया। शनि यहाँ पे 11 नंबर में बैठा है, मतलब अपनी स्वराशि में बैठा है। शनि यहाँ पे वर्गोत्तम ग्रह है। वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है, जब हम नवमांश कुंडली इनकी अगर देखेंगे तो उसमें भी शनि 11 नंबर की राशि में ही प्लेस होगा, तो ये वर्गोत्तम हो गया। और कुंभ राशि में बैठा है, शनि की 2 राशि है कुंभ और मकर, तो इसमें शनि यहाँ पर क्या हो गया, स्वराशि का हो गया है ना। अब चंद्रमा यहाँ पर क्या हो गया, अस्त हो गया। अब जो बुध है ना, हम बुध को देखेंगे, बुध यहाँ पर क्या हो गया, उच्च का हो गया, 6 नंबर है ना। 6 नंबर की राशि यहाँ पर क्या होती है, कन्या राशि होती है, तो बुध यहाँ पर क्या हो गया, उच्च का हो गया है ना। अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, कौन सा ग्रह उच्च का है कौन सा किसका है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसमें देखते हैं जो ये हमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं आपको षडबल और भावबल जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ है ना, कि षडबल कैसा है भावबल कैसा है। देखिए षडबल क्या होता है पत्रिका में, सबसे पहले इसको समझिए। जो 6 तरह के हमारे बल होते हैं, ठीक है, स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, दृष्टि बल, ये 6 तरह के बल मिलकर षडबल बनाते हैं। अब आपका ग्रह कुंडली में कितना बली है ये षडबल से पता चलता है। 1 से लेकर 7 तक की नंबरिंग होती है। जो फर्स्ट नंबर पे वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सेकंड नंबर पे उससे कम, ऐसे 7 नंबर का सबसे वीक ग्रह होता है। अब भावबल क्या होता है, तो देखिए षडबल पहले समझ लिया यहाँ पे। जैसे सूर्य को यहाँ पे 1 नंबर मिला है ना, सूर्य को 1 नंबर मिला है, मतलब सूर्य इस कुंडली के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा को 5 नंबर मिला है, चंद्रमा उससे कम है ना। मंगल को 3 नंबर, तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग है। बुध को 7 नंबर, बुध सबसे कम स्ट्रॉन्ग है। गुरु को 4 नंबर, गुरु चौथे नंबर पे स्ट्रॉन्ग है। जो शुक्र है वो 6 नंबर, जो शुक्र है वो 6ठे नंबर पे स्ट्रॉन्ग है। शनि जो है वो दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, षडबल में हम सारे ग्रहों की स्ट्रेंथ देखते हैं ना, कि ग्रहों की कितने बल है। अब हम इसमें देखते हैं भावबल। भावबल क्या होता है, जो जैसे ग्रहों की स्ट्रेंथ होती है, इससे हर हाउसेस को अलग अलग मतलब हाउसेस को बल मिला होता है। जैसे ये फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस के पास कितना बल है, सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस के पास कितना बल है, थर्ड हाउस है तो थर्ड हाउस के पास कितना बल है, फोर्थ के पास कितना बल है, तो ये हमको भाव बल से पता चलेगा। अब फर्स्ट हाउस यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मतलब फर्स्ट हाउस का बल देख रहे हैं ना। तो ये भाव बल भी 3 टाइप के बल मिलके बनता है फ्रेंड्स, है ना। कौन कौन से, भावाधिपति बल, भाव दिग बल, भाव दृष्टि बल, ये 3 टाइप के बल मिलके भाव बल बनता है ना, कि कौन किस हाउस के पास कितना बल है। तो फर्स्ट हाउस के पास
सेकंड नंबर का बल है, सेकंड हाउस के पास 3 नंबर का बल है, थर्ड हाउस के पास, ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस के पास 4 नंबर का बल है, फोर्थ हाउस के पास 6 नंबर का बल है, फिफ्थ हाउस के पास 10th नंबर का बल है। तो ऐसे ही जिसके पास 12 नंबर लिखा है मतलब वो हाउस सबसे कम निर्बलीय है ना, उसके मतलब उसके पास बल कम है। और जिसके पास कम नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 5 तक में तो वो हाउसेस बली होते हैं। तो ऐसे हम भावबल को देखते हैं। अब अष्टक वर्ग क्या होता है थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, है ना, फिर हम स्टार्ट करेंगे इस कुंडली विश्लेषण करना, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो मैं अगर आपको समझाऊंगी भी तो आपको क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट। तो हम अष्टक वर्ग क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो भी मतलब हर ग्रह है ना, कुंडली में कोई भी ग्रह, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर कहीं भी बैठा हुआ है ना, तो वो आप मतलब जहाँ भी बैठा है वहाँ से हर घर के लिए अपनी एनर्जी को वो रिलीज करता है। जैसे शनि यहाँ बैठा है ना, तो वो ये जो बचे हुए जो घर है ना, तो हर घर को वो अपनी एक एनर्जी रिलीज करेगा, हर राशि को अलग अलग वो एनर्जी देगा और लग्न को भी एनर्जी देगा। तो ये 7 जो मतलब ये जो 7 प्लैनेट्स है वो अपनी अलग अलग एनर्जी रिलीज करते हैं और लग्न की एनर्जी, ये सब मिलके 8 तरह की एनर्जी मिलके अष्टक वर्ग को तैयार करते हैं, पॉइंट्स देते हैं। इसमें हम राहु केतु को नहीं लेते हैं, क्योंकि राहु केतु क्या होते हैं, वो छाया ग्रह थे, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। और बाकी 7 प्लैनेट बचे हुए और लग्न, ये मिलके हमारा अष्टक वर्ग तैयार करता है। ठीक है, तो आपको उस मतलब अगर किसी अष्टक वर्ग में मान लीजिए कि कम पॉइंट्स है ना, जैसे मान लीजिए अब ये इनका ये वाला हम देख रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस में इसको 29 मिले, इनको एवरेज 28 होते हैं ना, 28 से ज़्यादा मिलते हैं तो मतलब वो हाउस अच्छा है, बली है। 28 से कम मिले हैं मतलब वो हाउस में बल नहीं है, उससे रिलेटेड इनको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, जो भी कारकत्व है उस हाउस के। ठीक है, और हर हाउस अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कुंडली में फर्स्ट हाउस रहता है आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड हाउस आपके वाणी कुटुंब धन भाव को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड हाउस से आपका छोटे भाई बहन छोटी मोटी यात्रा और मतलब आपके हार्ड वर्क उसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ हाउस आपका सुख भाव है उसको रिप्रेजेंट करेगा, फिफ्थ हाउस आपके संतान पढ़ाई है ना, स्टडी अनसर्टेन गेन उन सबको रिप्रेजेंट करेगा, लव अफेयर्स उनको रिप्रेजेंट करेगा, सिक्स हाउस आपकी बीमारी को रिप्रेजेंट करेगा, सेवन हाउस की मैरिज को रिप्रेजेंट करेगा, एट्थ हाउस आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है स्ट्रगल्स है लाइफ में, मृत्यु भाव उन सबको रिप्रेजेंट करेगा, ससुराल का घर, ये सब आपका 8th हाउस होता है ना। ये वाला जो हाउस होता है वो आपके पिता को, आपकी धार्मिक यात्राएं, आपकी भगवान में कितनी रुचि है वो सब उसको रिप्रेजेंट करेगा, भाग्य कैसा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। 10th हाउस आपके काम धंधे को रिप्रेजेंट करेगा, आपके सेटलमेंट बिजनेस उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। 11th हाउस आपसे हर टाइप के आपको लाइफ में कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा। 12th हाउस से आपकी जेल यात्रा, आपके अस्पताल के खर्च और जो भी खर्च है, जितना भी लाइफ में खर्च है, विदेश यात्रा, वो सब आपके 12th हाउस से देखेंगे। जैसे अलग अलग हाउसेस अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अष्टक वर्ग में हर हाउस को अलग अलग नंबर दे देते हैं। जिसके पास 28 से 28 से कम नंबर है मतलब वो हाउस में एवरेज से भी कम नंबर है, तो उस हाउस के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये 6 हाउस, 8 हाउस, 12th हाउस, इन तीनों हाउसेस को हम अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। मतलब ये आपके प्रॉब्लम के उसके हाउसेस होते हैं, तो इनमें जितने कम नंबर हो उतना बेटर, इसमें ज़्यादा नंबर होंगे तो वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ देखनी होती है। और हमेशा लग्न में इस हाउस से नंबर ज़्यादा होना चाहिए। अगर लग्न में नंबर कम है, इस हाउस में मान लो नंबर ज़्यादा है, इसमें इन तीनों में, तो फिर आपकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अष्टक वर्ग से देखने से ही पता चल जाती है। जैसे 7th हाउस है इनकी कुंडली में, देखिए 7th हाउस में 26 नंबर दे रखा है और लग्न में 29 है, तो यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में कि ये वाला हाउस थोड़ा सा वीक हो गया है ना। और शादी के बाद भी इन्हीं की ज़्यादा चलेगी, इनकी पत्नी के अकॉर्डिंग, है ना, पत्नी के कंपेयर में, क्योंकि ये लग्न मतलब हम खुद, तो हम खुद को हमने 29 नंबर दिए और पत्नी के भाव को हमने 26 नंबर दिए हैं, तो इनकी चलेगी मतलब शादी के बाद। ये अष्टक वर्ग से आपको शॉर्ट में पता चल जाती है चीज़ें। ये मैंने आपको अष्टक वर्ग, षडबल, भावबल कैसे आप पत्रिका देखोगे अभी वो समझाया है। अब हम एक एक क्वेश्चन का मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगी कि आपकी कुंडली से रिलेटेड आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। अब हम ये देखते, देखिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शादी अभी तक नहीं हुई है ना, तो शादी की एज हो रही है, तो इतना विलम्ब शादी में क्यों हो रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा। अब उस चीज़ को समझिए, उसके लिए हमको 7th हाउस को देखना है। सबसे पहले आपकी कुंडली का 7th हाउस कौन सा है,
जहाँ पे 4 नंबर की राशि लिखी है, इसका कर्क राशि है, इसका स्वामी बनता है चंद्रमा, जो सूर्य के साथ जाके यहाँ पे अस्त हो गया है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज़, है ना। अब अस्त हो गया है तो उस कंडीशन में क्या शादी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं, इसमें और भी कंडीशन होगी, वो हमको देखनी होगी। कौन कौन सी? इस हाउस पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ रही इस हाउस पे, है ना, किसी की भी नहीं पड़ रही है, ठीक है, ओके। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि लड़की की पत्रिका में गुरु पति का कारक होता है, लड़के की पत्रिका में शुक्र जो होता है वो पत्नी का कारक होता है। तो शुक्र देखो तो शुक्र भी यहाँ पे राहु के एग्जिस्टेंस में है ना, गुरु शुक्र राहु ये तीनों इसमें बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शुक्र भी पाप प्रभाव में है, केतु भी शुक्र को देख रहा है, ठीक है। अब ये सेकंड ऑप्शन चीज़ हो गई। अब हम थर्ड चीज़ ये देखेंगे कि जो ये वाला हाउस है ये पाप कर्तरी योग बना रहा है। इस हाउस के दोनों साइड में पापी ग्रह बैठे हैं, मंगल और सूर्य। तो दोनों पापी ग्रह ने इस हाउस को घेर लिया है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, शादी में इसलिए इतना डिले हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इस चीज़ को समझिए कि क्या इनकी शादी ही नहीं होगी। तो वो चीज़ देखने के लिए हम इस चंद्रमा की कंडीशन को नवमांश कुंडली में देखेंगे कि नवमांश में चंद्रमा कैसा है। ये देखिए, ये अलग अलग कुंडली बनाई है मैंने, अभी नवमांश को देख रहे हैं हम, इसको D9 चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो नवमांश कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट देखो तो चंद्रमा 9 नंबर मतलब धनु राशि में प्लेस है, ठीक है। अब जो धनु राशि है वो मतलब गुरु की राशि है ना। तो चंद्रमा अपने फ्रेंड मित्र की राशि में बैठा है और चंद्रमा यहाँ पर किसी भी पाप प्रभाव में नहीं है। अगर हम चंद्रमा को उधर जो अस्त चंद्रमा है, अगर हम उसके कुछ उपाय करेंगे, कुछ पावर उसको दे देंगे, है ना। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझिए, इस टाइप की कंडीशन में कभी भी चंद्रमा का रत्न धारण नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि चंद्रमा अस्त है। हम इसको अगर अब यहाँ पे हम इसको पावर देने जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये गलत हाउस में प्लेस है ना, 8th हाउस में प्लेस है। अब 8th हाउस किसका हाउस होता है? 8th हाउस हमारे परेशानियों का हाउस होता है, तो इस हाउस को एक्टिवेट कर देगा वो। तो हमको इसके उपाय करना है, इसका रत्न यहाँ पे धारण नहीं करना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी समझनी होती है कुंडली में। अब इसके ऊपर देखिए तो हम 1 2 3 4 5 केतु की भी दृष्टि है चंद्रमा पे शनि की भी दृष्टि है, सूर्य के साथ भी बैठा हुआ है। तो ये पूरी तरह से घिरा हुआ है और उसके बाद अस्त भी है। उसके पास डिग्री में देखो तो सिर्फ 28 डिग्री है, तो उसके पास बल भी नहीं है चंद्रमा के पास, पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ इसके उपाय कर सकते हैं, है ना। तो उपाय इसके आप क्या करेंगे जिससे आपका चंद्रमा ठीक होगा? तो आपको चलिए उपाय में एक साथ सारे ही बता दूंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इनकी शादी तो होगी, है ना। मैरिज डिले का कंसेप्ट दिख रहा है यहाँ पे कि मैरिज डिले है, लेकिन शादी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनका क्या आता है कि क्या लव मैरिज होगी इनकी, वो चीज़ देखते हैं। देखिए लव मैरिज देखने के लिए हम किस चीज़ को देखेंगे? हम 5th हाउस को देखेंगे और 7th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस और 7th हाउस के जो लॉर्ड है ना, इनका कहीं भी युति से, दृष्टि से या कैसे भी अगर आपस में कोई भी कनेक्शन बन रहा है कुंडली में, है ना, तो फिर उस इंसान की क्या होती है? लव मैरिज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए इस हाउस का लॉर्ड कौन बनता है? शुक्र, है ना। इस हाउस का लॉर्ड कौन बनता है? चंद्रमा बनता है। तो अब शुक्र और चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है ना। ये सब सारे ग्रह 7वीं दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। मंगल के पास सिर्फ 4 8 7वीं दृष्टि से देखते हैं। राहु केतु और गुरु के पास 5 7 9 दृष्टि से देखते हैं। शनि 3 7 और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इन दोनों हाउसेस के जो लॉर्ड है चंद्रमा और शुक्र, इन दोनों की कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं बन रहा है, ना दृष्टि संबंध है, ना दोनों आपस में साथ में बैठे हैं, ना ही इस हाउस को कोई भी ग्रह इनमें से कोई भी ग्रह देख रहा है ना। तो इनका कोई भी कनेक्शन, ना ही नक्षत्र का आपस में परिवर्तन है ना। नक्षत्र अगर परिवर्तन होता है तब भी ये योग बन जाते हैं। और ये अगर योग में नवमांश कुंडली में देखूंगी तो नवमांश कुंडली में भी ये योग नहीं बन रहे हैं ना। कहीं पे भी यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र यहाँ पर केतु के साथ बैठा हुआ है, वो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। दोनों की ना युति संबंध है, ना कुछ है, और न ही आपस में एक दूसरे का दृष्टि संबंध है, ना युति में बैठे हैं, ना दोनों एक दूसरे की राशि परिवर्तन में बैठे हैं, है ना। ऐसा यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी ये जो अगर मैं लव मैरिज की बात करती हूँ, है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब लव मैरिज 90% तो इनकी नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होगी। और मान लो अगर हो भी गई तो यहाँ पर ये चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हुआ है ना, तो बहुत दिक्कत परेशानियों के साथ अगर होगी, अगर 10% कभी अगर चांसेस है भी तो, है ना। देखिए
जब भी हम लव मैरिज की बात करेंगे तो हम मंगल को देखते हैं, राहु को देखते हैं और कुंडली में बैठे चंद्रमा को देखते हैं। मंगल रिस्क उठाने वाला प्लेनेट है, तो यहाँ पर इनका जो मंगल है वो सीधे इनके फर्स्ट हाउस को देख रहा है ना, 8वीं दृष्टि से। तो ये इंसान रिस्क उठाने के लिए रेडी है, वो दिख रहा है यहाँ पे ना मंगल के कारण। और इनका स्वभाव भी थोड़ा सा मतलब कॉम्पिटिटिव वाला और ऐसा एकदम होता है ना कि एकदम से कड़क बोलना, उस टाइप का इनका नेचर बिहेवियर होगा, डेफिनेटली होगा। मैं इनको जानती तो नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन मेरे पास पत्रिका आई है तो मैं इसको देख के बता रही हूँ, है ना। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब राहु क्या करता है, परंपरा को तोड़ने वाला प्लेनेट है, तो राहु का इन्फ्लुएंस भी शुक्र के साथ है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ये समझिए, राहु और शुक्र आपस में साथ में बैठे हुए, शुक्र जो है यहाँ पर लव अफेयर्स के घर का मालिक बन रहा है, ठीक है। तो ये लव अफेयर्स तो आपको दे देगा यहाँ पर, राहु और शुक्र जब साथ में बैठेंगे तो आपको लव अफेयर्स देगा ही, डेफिनेटली देगा, लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल नहीं है ना। इसका जो मालिक है, पहली बात तो वही अस्त होके बैठा हुआ है, उसके बाद ये वाला जो इस हाउस का मालिक है वो भी राहु और केतु के साथ में गिरा हुआ है ना। तो ऐसी कंडीशन में मतलब मेरे को नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि इनकी लव मैरिज सक्सेस होगी। चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब शादी होगी तो कब होगी, क्वेश्चन ये है ना। तो वो आपको गोचर और आपकी दशाओं से पता चलता है। देखिए आपकी कुंडली में, ये आपकी गोचर कुंडली बनाई है मैंने। गोचर कुंडली क्या होती है, आपकी सिंह राशि है, तो 5 नंबर को यहाँ पे रखा, बाकी 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके पूरे 12 हाउसेस में मैंने नंबर प्लेस कर दिए, और जो ग्रह अभी की कंडीशन में जिस राशि में है उस राशि में उसको हमने प्लेस कर दिया। जो शुक्र है वो 5 नंबर की राशि में है, सूर्य बुध चंद्र 6 नंबर की राशि में, केतु और मंगल 7 नंबर की राशि में है, शनि 11 नंबर में है, गुरु और राहु अभी 1 नंबर की राशि में, इनको हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। देखिए गोचर में हम राहु केतु गुरु और शनि, इनका गोचर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक रहते हैं। बाकी सारे ग्रह तो कोई, चंद्रमा तो 2.5 दिन में घर चेंज कर लेता है ना। जो सूर्य मंगल बुध ये सब 1-1 महीने ऐसे करके चेंज कर लेते हैं। तो इन चारों ग्रहों का गोचर महत्वपूर्ण होता है, इनको देखा जाता है। अभी इनको महादशा राहु में शनि की चल रही है, जो 30 सितंबर 2024 तक इनको रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर इनको उसके बाद फिर इनको राहु में इनको बुध की महादशा चालू हो जाएगी। अब इस चीज़ को समझिए, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को। जो अभी गुरु जो है ना, वो अभी मेष राशि में राहु के साथ है। अभी 30 अक्टूबर को क्या होगा, यहाँ पर राहु जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और राहु चेंज होके इसमें आ जाएगा, तो गुरु यहाँ पे सिंगल हो जाएगा। तो अभी इनके योग, अभी राहु है तो इसलिए क्या बार बार टूट रहा है, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, जो भी कहीं करने भी जा रहे हैं, सोच भी रहे हैं तो, है ना। तो इनको अभी जब ये राहु, अभी इनकी पत्रिका में अगर मैं देखती हूँ तो अभी इनके शादी के विवाह के योग बन रहे हैं कुंडली के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि देखो किसी भी घटना के होने में शनि और गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है ना, उनकी दृष्टि या वो सब एक साथ जाती है, और शादी का तो कारक ग्रह ही गुरु है। तो अगर इसकी दृष्टि जाएगी अगर आपके इन हाउसेस में, तो आपके शादी के योग बन जाते हैं। या फिर 7th हाउस का जो आपका लॉर्ड है, या 7th हाउस पे गोचर कर रहा हो गुरु, तो ऐसी कंडीशन में, या फिर उसका जो लॉर्ड है उसकी दशा महादशा प्रत्यंत दशा आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके शादी के योग बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अभी इनके 30 अक्टूबर के बाद से योग बन जाएंगे शादी के, जो मई 2024 तक रहेंगे। और मई 2024 तक अगर इनकी शादी नहीं होती है तो फिर 1 साल तक कोई योग नहीं है। उसके बाद फिर आपके जून 2025 के बाद से जब गुरु यहाँ पर आ जाएगा, है ना, मिथुन राशि में आ जाएगा, तो सीधे यहाँ पर देखेगा वो, है ना, 7वीं दृष्टि 8वीं और 9वीं दृष्टि से इस हाउस को देखेगा, तो फिर से ये योग बनाने लगेगा शादी के। तो शादी कब होगी, ये वाला इसका आंसर मैंने दे दिया। अब हम इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है ना। तो जब जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं तो वहाँ पे धन की हानि हो रही है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका हम आंसर देते हैं। देखिए लग्न कुंडली में जो 10th हाउस होता है, ये हमारी लग्न कुंडली, ठीक है। इसमें जो 10th हाउस है वो क्या है, हमारा 10th हाउस, 10th हाउस हमारे कर्म भाव है ना, हमारा काम धंधे का घर है ना, हमारा कर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखो 7, यहाँ पर देखो आपको 2 चीज़ों को यहाँ पे नोटिस करना है। एक तो लग्नेश को देखना है, 10th हाउस को देखना है, सूर्य चंद्रमा को भी देखना पड़ता है। देखो लग्नेश यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका शनि बन रहा है ना। 10 नंबर मतलब मकर राशि, इसका स्वामी शनि है जो 2nd हाउस में प्लेस है, ठीक है। अब 10th हाउस में गुरु
शुक्र और राहु 3 ग्रह की युति बनी हुई है, कंजक्शन में है 3 ग्रह, और केतु इसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ पे कितने प्लैनेट्स का इफेक्ट हो गया, गुरु का, शुक्र का, राहु का और केतु का। अब यहाँ पर गुरु मारक है क्योंकि गुरु यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड होके और आपके 10th हाउस में प्लेस हो गया, तो यहाँ पे गुरु क्या है, मारक है, ठीक है। अब 7th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो स्वराशि का 7th हाउस में ही 10th हाउस में सॉरी बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप सबसे पहले इन तीनों को युक्ति को समझने के लिए इन तीनों ग्रहों को अलग अलग समझिए। गुरु क्या है, गुरु आपका विजडम है, नॉलेज है, वेल्थ है। शुक्र क्या है, लग्जरियस, रिलेशनशिप है ना, फैशन, आर्टिस्ट, वो सब है। राहु क्या है, राहु लालची, सेल्फिश, अनसेटिस्फाइड। तो जब इन तीनों ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा इंसान माइंड से तो बहुत शार्प होगा, है ना, बट उसका एक मत कभी नहीं होता है, एक माइंडसेट कभी नहीं होता है, वो बार बार अपना प्रोफेशन चेंज करता रहता है। राहु के यहाँ होने से उसको राजनीति आती है, बस उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करने की ज़रूरत है ना। अब लग्नेश हम शनि को देखते हैं जो कि 2nd हाउस में प्लेस है ना। इनको आइसोलेशन मतलब अकेले रहने पसंद होगा इनको, है ना, भीड़ भड़का ऐसा उनके साथ रहना करना इनको पसंद नहीं। अब देखिए एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, यहाँ पर जो सूर्य बैठा हुआ है, अब शनि और सूर्य की आपस में शत्रुता है। जो दृष्टि दे रहा है सूर्य यहाँ पर शनि को, है ना, दृष्टि दे रहा है पूरे उससे 7वीं दृष्टि दे रहा है। तो देखिए जो सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है ना, तो ये आपको क्या करता है कि आपको आपके घर वाले ही नहीं समझ पाते हैं। मतलब आप एक स्पष्टवादी इंसान है और मतलब खर्चा करने में भी बिल्कुल नहीं पीछे हटते हैं, फटाक से कर देते हैं, अपनों ऊपर खर्चा करने में कभी नहीं सोचता है ऐसा इंसान, है ना। मन का भी अच्छा होता है लेकिन आप कड़वा बोलते हैं तो आप और स्पष्ट बोलते हैं तो आपके घर वाले कभी कभी आपको नहीं समझते हैं, और मान सम्मान मतलब आपको अपने घर वालों के कारण ही आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान हर्ट हो जाता है, वो चीज़ रहती है। अब यहाँ पर जो शनि है, अब यहाँ पे सूर्य का इफेक्ट है, तो आपको यहाँ पर देखो शनि, अगर हम षडबल में बात करूँ तो शनि यहाँ पर 2 नंबर मिला है शनि को, ठीक है। और अगर 1st हाउस की आपकी बात करूँ मैं, ये वाला लग्नेश की, तो उसमें इसको 2 नंबर मिला है, मतलब 1st हाउस भी आपका स्ट्रॉन्ग है और लग्नेश जो शनि बन रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग है ना। लेकिन यहाँ पे वो राहु के प्रभाव में है और सूर्य के प्रभाव में है, और सूर्य क्या है, दुश्मन है। तो इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे धन हानि हो रही, क्योंकि सूर्य यहाँ पे इस हाउस का लॉर्ड बन रहा है और वो जब इसको देखेगा तो क्या होगा, यहाँ पे धन हानि हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको या तो आप ऐसा कर ले कि कोई भी एक लोहे की डिब्बी में काली मिर्च जो होती है साबुत वाली, है ना, उसको मतलब अपने पास रख ले, हमेशा के लिए रखिए उसको अपनी पॉकेट में, उसको अंदर डब्बी के लोहे की डब्बी में काली मिर्च डाल के उसको अपनी पॉकेट में रखो। तो उससे क्या होगा कि ये जो शनि है ये आपकी धन हानि को रुक जाएगी। और जो सूर्य के लिए आपको हर रविवार को गेहूं का जो भी आप दान करें थोड़ा, तो उससे क्या होगा कि ये जो सूर्य जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो वो भी कंट्रोल में आएगी। तो ये 2 उपाय आपको यहाँ पे करना है। और चंद्रमा का उपाय आपको करना सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि चंद्रमा आपके एक तो इस हाउस का मालिक बन रहा है, तो आपको मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो जब तक आप यहाँ पे चंद्रमा का उपाय नहीं करोगे, है ना, तो तब तक आपको देखिए धन का भी मालिक बनता है चंद्रमा, है ना। तो चंद्रमा का देखो कुंडली में जब तक चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तब तक आप कितना भी कुछ कर लोगे तो आपको बहुत मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको चंद्रमा को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, शिव जी के मंदिर आप जाओ, वहाँ आपसे जो साफ़ सफाई करते बने, है ना, आप मंदिर को वॉश कर दो, मंदिर को झाड़ू लगा दो, कुछ भी कर दो। तो डेली का एक ऐसा नियम बना लो कि शिव मंदिर में जाके आपको थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, बस, और कुछ नहीं करना है ना। और एक जल चढ़ा दो, नहा के जाओ तो जल चढ़ा दो वहाँ पे शिव जी को। तो उससे आपका ये चंद्रमा जो बैड रिजल्ट दे रहा है उसको थोड़ी पावर मिलेगी और वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आपकी शनि, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों का मैंने आपको उपाय बता दिया, ये यहाँ पे ठीक हो गए। अब हमारी बात आती है हमारा और क्वेश्चंस की। कौन सा क्वेश्चन है अब हमारा कि आपकी स्टेबिलिटी होगी, आपको काम धंधा कौन सा करना चाहिए, है ना, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए मेरे हिसाब से आपको एक तो नौकरी करना चाहिए बजाय बिजनेस के, क्योंकि बुध को
ये जो षडबल है इसमें देखो आप 7 नंबर मिले हैं, है ना। बुध में बिल्कुल भी बल ही नहीं है, वो भले ही यहाँ पर उच्च का दिख रहा है लेकिन मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि बुध के ऊपर है और यहाँ पर बुध बली भी नहीं कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बैठा बुध है ना, तो वो बली जब नहीं है तो अगर आप उसकी मतलब आप खैर बिजनेस भी ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से डूब जाओगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन नौकरी आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि शनि जो है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, और शनि नौकरी का कारक होता है और शनि वर्गोत्तम ग्रह है, वो नवमाश कुंडली में भी 11 नंबर पे ही है, पहली चीज़। उसके बाद अष्टक वर्ग में देखेंगे तो यहाँ पर नौकरी के हाउस में ज़्यादा नंबर मिले हैं, 39 नंबर है। तो इस कंडीशन में आपको अगर आप नौकरी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। हाँ, सूर्य यहाँ पर है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक साइड बिजनेस भी कुछ भी आप डाल सकते हैं, मतलब इनकम के जो सोर्सेस है वो एक से ज़्यादा आपके हो सकते हैं, तो वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे। अब आप बिजनेस क्या करें, हमारा क्वेश्चन देखिए, बिजनेस क्या करें उसके लिए हमको 10th हाउस को एनालिसिस करना पड़ता है। अब हमने 10th हाउस को देख लिया, इसमें गुरु शुक्र राहु 3 है, केतु भी है, तो अब ऐसे में हम किसका बिजनेस करें, तो उसके लिए आपको देखना है कि आपकी कुंडली में लग्न स्ट्रांग है या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है या फिर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है। तीनों में से आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, तो आप उसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि लग्न आपकी 3 डिग्री का बैठा है, ठीक है। जो चंद्रमा है वो आपकी कुंडली में 28 डिग्री का बैठा है और अस्त भी, तो चंद्रमा में तो बल ही नहीं है। लग्न 3 डिग्री का है, वो भी बल ही नहीं है। सूर्य यहाँ पर आपकी कुंडली में षडबल में आप देखोगे तो 1 नंबर मिला है। सूर्य क्या है, आपकी कुंडली में बली है और डिग्री वाइज भी 19 डिग्री का बैठा हुआ है। तो आपको आपको सूर्य से 10th घर आगे काउंट करना है। तो आपने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सूर्य से 10 घर आगे कौन सा घर आ रहा है, वृषभ राशि आ रही है, 2 नंबर। वृषभ राशि का स्वामी कौन बनता है, शुक्र बनता है। तो मतलब आपको शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करना है। शुक्र से रिलेटेड बिजनेस क्या होते हैं, शुक्र से रिलेटेड बिजनेस होते हैं विवाह से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हैं, ऐश्वर्य से रिलेटेड, लड़कियों के जो भी फैशन होते हैं उनसे रिलेटेड अगर आप बिजनेस करेंगे तो वो आपको सूटेबल होंगे। और इसको अगर आप दशमांश कुंडली में भी देखेंगे इसकी कंडीशन, तो उसमें भी देखिए कि उसका जो लग्नेश है वो कौन बन रहा है, तुला राशि आ रही है दशमांश कुंडली में, है ना। तो शुक्र बन रहा है, तो यहाँ पर आपको शुक्र से रिलेटेड बिजनेस आपको बेनिफिट ही देगा। यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है, तो 4 नंबर चंद्र है तो वो अस्त है, तो उससे रिलेटेड बिजनेस करने से कोई सेंस है नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना होगा कि आपको किससे रिलेटेड बिजनेस करोगे जो आपके लिए सूटेबल होगा, ठीक है। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है, तो ये विवाह से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करोगे तो वो यहाँ भी आपको इधर से देखोगे तो बेनिफिशियल ही रहेगा, ठीक है। अब इनको एक बात ये भी है कि इनको शनि की ढैया लगने वाली है 30 मार्च 2025 से, और वो जो रहेगी 23 फरवरी 2028 तक। तो ऐसी कंडीशन में जितना भी अपने पास पैसे होते हैं तो वो सब नील होते जाते हैं, मतलब इतना खर्चा बढ़ जाता है। तो आपको उसमें शनि की ढैया में आपको थोड़ा सा यही कि बरगद के पेड़ में दूध चढ़ाते रहें हर शनिवार को, तो आपको थोड़ा सा इसमें राहत मिलेगी, ठीक है। अब हम आगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप घर बनाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं बन रहा है, तो उसके लिए आपको 4th हाउस को देखना है ना। और 4th हाउस, ये आपका 4th हाउस है, 4th हाउस को देखना है, 4th हाउस के लॉर्ड को देखना है, भावबल देखना है, षडबल देखना है। 4th हाउस यहाँ पे 1 नंबर मतलब मेष राशि। अब मेष राशि का स्वामी यहाँ पे कौन बन रहा है, मंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब मंगल को आपको देखना है, मंगल जाके इस हाउस में चले गया, यहाँ पर केतु बैठ गया है, यहाँ पर गुरु और शुक्र देख रहे हैं, 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं, राहु केतु भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं। देखिए आपको घर बनाने के लिए शनि और मंगल की दृष्टि इस घर पे होना चाहिए। शनि की दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि से शनि देख रहा है। अब यहाँ पे लेकिन केतु बैठ गया, तो केतु क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। आप कुछ भी काम करने जाओगे तो वो बीच में ही रह जाता है, वो बन ही नहीं पाता है। तो उसके लिए आपको एक आप कांच की बॉटल में या किसी में भी, मतलब ऐसे कांच की नहीं भी हो तो चलेगा, मतलब ऐसे कुछ भी उसमें आप सौंफ भर के और आपके घर की दक्षिण दिशा में अगर आप इसको रख दोगे तो ये केतु का इफेक्ट आपको जो बुरे रिजल्ट दे रहा है वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम और कुछ देखें तो गुरु और शनि की दृष्टि है, तो घर तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बनेगा, ये उससे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब हम और यहाँ पे हम देखें तो 27 नंबर मिल रहे अष्टक वर्ग में, ठीक है। तो एवरेज से थोड़े से कम है, तो थोड़ा मुश्किलों के साथ बनेगा, पर ऐसा नहीं है कि घर नहीं बनेगा, वो घर तो यहाँ पे आप बना पाओगे। तो ओके फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा
कंप्लीट कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।